हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने मानव पाचन तंत्र लेसन कर रहे थे, जिसमें अपने लास्ट जो 2 पार्ट अपलोड किए हैं उसमें अपने आहार नाल की संरचना के पहले जो 3 पार्ट हैं, जिसमें मुख, मुख गुहिका व ग्रसनी, माउथ, बकल कैविटी और फेरिंग्स यानी ग्रसनी, इनके बारे में डिस्कस कर लिया था। जिसमें अपने बकल कैविटी के जो तीनों भाग थे, पैलेट, तालू, जिह्वा, टंग और 3rd नंबर पर टीथ, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज अपने जो अगला भाग है आहार नाल का, उसको डिस्कस करेंगे, ग्रास नाल या ग्रसिका या ईसोफेगस। देखिए आगे जितने भी पार्ट आएंगे, अब अपने ग्रसिका हुई, अमाशय हुआ, छोटी आंत हुई, बड़ी आंत हुई, छोटी आंत तक खास करके अपने को इन संरचनाओं की, इन भागों की औत्तिकी भी देखनी है। औत्तिकी का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे अपने यहाँ पर एक रफली डायग्राम बनाएं, ये ईसोफेगस है, ग्रसिका, ये अमाशय है और ये आगे खुलता है छोटी आंत के अंदर। तो औत्तिकी का मतलब ये है कि ये जो भित्ति है इन सभी की, ये जो वॉल है, ये वॉल जो है, भित्ति जो है, ये कितने स्तरों की बनी होती है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं, ग्रंथियां प्रेजेंट होती है, इसी का जो अध्ययन है, इन कोशिकाओं का, ऊतकों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? औत्तिकी। तो अपने सबसे पहले जो ईसोफेगस पढ़ेंगे, ग्रसिका, इसकी ये जो भित्ति है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं, कितने स्तर पाए जाते हैं उनके, वो पढ़ेंगे। अमाशय की संरचना में भी अपने यहाँ पर ये देखेंगे कि इसकी ये जो भित्ति है, इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। छोटी आंत के जो भाग हैं, उनकी जो भित्ति है, उनमें कौन कौन सी कोशिकाएं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये अपने को डिस्कस करना है। और उन्हीं कोशिकाओं से, उन्हीं ग्रंथियों से होने वाले स्त्राव ही पाचन की क्रियाविधि में जो है वो काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें अपने ग्रसिका या ग्रासनाल की, देखिए ईसोफेगस है क्या? ये ग्रसनी को, फेरिंग्स को अमाशय से जोड़ने वाली एक लंबी नलिका है, जिसकी लंबाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर मानी गई है। ठीक है, दूसरा, इसमें पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती, मतलब ग्रासनाल या ग्रसिका जो है पाचन में किसी तरह का रोल प्ले नहीं करती। इसका काम सिर्फ क्या है? ये ग्रसनी से भोजन को लेती है और कहाँ तक पहुँचाने का काम करती है? अमाशय तक भोजन को पहुँचाने का कार्य करती है। ठीक है, यहाँ से भोजन को अमाशय में कर्माकुंचन गतियों द्वारा पहुँचाया जाता है। ठीक है, कर्माकुंचन गतियाँ होती हैं इसमें, जिसके द्वारा साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में श्लेष्मा का स्त्राव किया जाता है, अपने पढ़ेंगे अभी। तो वो श्लेष्मा जो है वो भोजन को आगे गति करने में सहायता प्रदान करता है, इसको नम बनाए रखता है अंदर से। ठीक है, तो ये 2-3 बातें हैं, इसके बारे में अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर बात करें अपने पूरी की पूरी इसकी जो लेयर्स हैं जो इसकी भित्ति में पाई जाती हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि अपनी संपूर्ण जो आहार नाल है, जिसमें अपने ग्रसिका से लेकर जो बड़ी आंत तक का भाग है, उसकी भित्ति के अंदर कुल 5 स्तर पाए जाते हैं। बाहर से भीतर की ओर कुल कितने स्तर पाए जाते हैं? 5। ये सभी में नाम आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप ग्रसिका पढ़ोगे, चाहे आप आगे अमाशय, चाहे छोटी आंत पढ़ोगे, चाहे बड़ी आंत, सभी में ये नाम मिलेंगे। बाहर से अंदर की ओर का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये अपनी ग्रसिका है, तो ये एक जो इसकी वॉल है, इसके अंदर 5 स्तर होंगे और 5 स्तर मान लो 1 2 3 4 5, और ये 5 स्तर मिलकर जो है वो एक इस प्रकार की भित्ति का निर्माण कर रहे हैं। तो बाहर से अंदर की ओर जो 5 स्तर पाए जाते हैं, उनके नाम आप यहीं पर देखिए। सबसे पहले कौन सा होता है? सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है उसे कहा जाता है सिरोसा, या इसको विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। सबसे पहला जो बाहर की ओर बिल्कुल स्तर होता है उसको कहा जाता है सिरोसा। सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर जो स्तर होता है उसको कहा जाता है पेशी स्तर या मसल लेयर। ये आगे फ्री डिवाइड होता है। डिवाइड कैसे होता है मैं आपको बता दूं। ग्रसिका के अंदर ये 2 भागों में डिवाइड होगा, अमाशय में ये 3 भागों में डिवाइड होगा, छोटी आंत में ये 2 भागों में डिवाइड होगा, बड़ी आंत में ये 2 भागों में डिवाइड होगा। तो पेशी स्तर जो है सिर्फ अमाशय में 3 स्तरों का बना होता है खुद, बाकी जो हैं ग्रसिका, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसमें इस पेशी स्तर में आगे 2 ही स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो है इस पेशी स्तर के बाद यहाँ पर अपने पास आएगा अधोश्लेष्मिका, या उसको कहा जाता है सब म्यूकोसा। ये तीसरी लेयर होती है, सब म्यूकोसा या अधोश्लेष्मिका बोलते हैं। 4th नंबर पर जो आता है उसको कहा जाता है श्लेष्मा पेशीय स्तर या श्लेष्मिका पेशीय स्तर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये 4th स्तर होता है। और सबसे अंदर की ओर जो स्तर पाया जाता है वो होता है श्लेष्मा स्तर
या उसको कहा जाता है म्यूकोसा। तो ये 5 स्तर अपने सभी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई किसी में एब्सेंट हो सकता है, इनमें से कोई संरचना, वो अपने एक एक जैसे करेंगे, वो साथ में आता रहेगा। सबसे बाहर की ओर सिरोसा, सेकंड नंबर पर पेशी स्तर जिसको मसल लेयर बोलते हैं, थर्ड नंबर पर सब म्यूकोसा अधः श्लेष्मिका कहा जाता है इसको, फोर्थ नंबर पर श्लेष्मा पेशीय स्तर इसको मस्कुलेरिस म्यूकोसा बोलते हैं, और फिफ्थ नंबर पर जो होता है वो होता है म्यूकोसा जिसको श्लेष्मा स्तर कहा जाता है। तो बच्चों आपको मैं सारा का सारा जो है वो डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, जितनी भी कोशिकाएं, ताकि इजीली आपको पीडीएफ से देख के ही याद हो जाए। फिर भी आप अपनी नोटबुक पेन साथ में रखना, जो जो बातें हैं साथ में नोट कर लेना जरूर, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रास नाल या ईसोफेगस की औती की। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें बाहर से जो भीतर की ओर है वो 5 स्तर पाए जाते हैं। अब 5 स्तर कौन कौन से हैं देखिए। सबसे बाहर पहली बात मैंने आपको बताया, पहला स्तर जो है वो सिरोसा होता है। इसके अंदर एक्चुअल में सिरोसा जो है उसमें 2 चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, एक तो विसरल पेरिटोनियम बाहर वाली लेयर, और एक उसके नीचे पाया जाता है स्योंजी उत्तक की परत, और वो दोनों भाग मिलकर सिरोसा अपने उनको बोलते हैं। लेकिन इनके अंदर जो है सिरोसा का अभाव होता है, सिरोसा जो है एब्सेंट होता है। सिर्फ क्या पाई जाती है, स्योंजी उत्तक की बाहर की ओर एक परत पाई जाती है। तो ग्रसिका के अंदर सिरोसा विसरल पेरिटोनियम जो है वो नहीं पाया जाता, सिर्फ एक स्योंजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू की परत पाई जाती है जिसको कहा जाता है ट्यूनिका एडवेंटेशिया, ठीक है। तो पहला भाग इसका ये वाला हुआ। तो आप पहला लिख सकते हो, आप लिखोगे नंबर 1 पर सिरोसा। तो सिरोसा इसमें वास्तविक रूप से प्रेजेंट नहीं होता, सिर्फ क्या पाई जाती है, स्योंजी उत्तक की परत पाई जाती है जिसको ट्यूनिका एडवेंटेशिया कहा जाता है। ओके, सेकंड नंबर जो लेयर होती है इसके अंदर वो होती है पेशी स्तर, मसल लेयर। पेशी स्तर जो है वो 2 भागों में बटी होती है। जो बिल्कुल स्योंजी उत्तक के नीचे वाली परत होगी, ये वाली जो दिख रही है, इसको कहा जाता है अनुलंब पेशी स्तर। अनुलंब पेशी स्तर या लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर कहा जाता है इसको, ठीक है। और इसके नीचे ये जो वर्ताकार वर्तुल, क्योंकि ये पूरा आएगा तो ये वर्त के रूप में हो जाएंगी, ये तो एक सेक्शन है उसका, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है। तो ये सेकंड जो स्तर होता है ये वर्तुल पेशी स्तर होता है। ये इतनी, इसको आप ये कह सकते हो कि सर्कुल, इसके अंदर सर्कल की फॉर्म में जो मसल हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो ये वर्तुल पेशी स्तर कहलाता है। और ये दोनों भाग मिलकर सेकंड लेयर की फॉर्मेशन करते हैं जिसको कहा जाता है पेशी स्तर या मसल्स लेयर, ठीक है। इसके बारे में सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो बताया था मैंने उसको कहा जाता है सब म्यूकोसा, जिसको अपने अधोश्लेष्मिका बोला था। ग्रसिका की जो अधोश्लेष्मिका होती है इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं के नाम याद रखने हैं आपको। सबसे पहली बात, इसमें पाई जाती है रक्तवाहिनियाँ। ग्रसिका की अधोश्लेष्मा या सब म्यूकोसा के अंदर जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनके नाम इस डायग्राम में मोस्टली आपको दिख जाएंगी सारी संरचनाएं। एक तो पाई जाती है इसके अंदर रक्तवाहिनियाँ, सेकंड नंबर पर इसमें पाई जाती है श्लेष्मा ग्रंथियाँ, यानी श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली ग्रंथियाँ जो इसकी भित्ति को नम बनाए रखने का काम करती हैं। थर्ड नंबर पर इसमें कुछ लसिका वाहिनियाँ, लसिका स्थल पाए जाते हैं, तो ये लसिका स्थल बने हुए हैं। साथ ही साथ कुछ तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं। तो जो सब म्यूकोसा लेयर है उसमें 4 तरह की संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं, सेकंड नंबर पर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, श्लेष्मा ग्रंथियाँ, तीसरे नंबर पर लसिका स्थल प्रेजेंट होते हैं, और चौथे नंबर पर आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 परतें हुई। चौथी जो परत है, चौथी जो लेयर है वो कहलाती है, जैसे पीछे बताया था, मस्कुलेरिस म्यूकोसा। इसका पूरा नाम आप ये मिसिंग है बीच में से, इसको आप लिखना है श्लेष्मा पेशीय स्तर। ये श्लेष्मा स्तर नहीं है, श्लेष्मा स्तर तो कहा जाता है म्यूकोसा को। तो यहाँ हिंदी में इसका नाम, ये श्लेष्मा स्तर तो इसका नाम हो जाएगा, इसका हिंदी में नाम श्लेष्मिका पेशीय स्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल कहाँ पाया जाता है? ये जो सब म्यूकोसा के बिल्कुल नीचे पाया जाता है और म्यूकोसा के ऊपर, यानी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बीच में पाया जाता है। एक्चुअल में अगर थोड़ा डिटेल में जाएँ तो ये मस्कुलेरिस म्यूकोसा जो है ये खुद भी 3 स्तरों का बना होता है आगे फिर से, जिसमें बाहर की ओर पाया जाता है वर्तुल पेशी स्तर, बीच में पाया जाता है अनुलंब पेशी स्तर, और नीचे फिर पाया जाता है वर्तुल पेशी स्तर। तो 3 स्तर मिलकर इसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया उसको, क्योंकि अपने इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको +2 के अकॉर्डिंग। तो अपने सिर्फ ये याद रखना कि चौथी जो लेयर है वो मस्कुलेरिस म्यूकोसा है। स्टमक की जब अपने औतिकी करेंगे तो उसमें उसके डायग्राम में आपको इसके 3 पार्ट जो हैं वो अपने शो कर देंगे, ठीक है।
उसके बाद नीचे परत पाई जाती है सबसे आंतरिक जो है वो होती है जिसको कहा जाता है म्यूकोसा या श्लेष्मा स्तर। और इस श्लेष्मा स्तर की कोशिकाओं में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको कहा जाता है गॉबलेट कोशिकाएं। और गॉबलेट कोशिकाएं जो होती हैं, कलश कोशिकाएं, ये भी क्या करती हैं, ये भी श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। कलश कोशिकाएं या गॉबलेट कोशिकाएं जो हैं वो भी श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, ठीक है। और इसके नीचे एपिथेलियम की एक लेयर पाई जाती है कोशिकाओं की बनी हुई। ये जो आपको इसके अंदर दिख रहा है ये वाला पार्ट जो है सबसे अंदर की ओर जो है शल की एपिथेलियम की लेयर है, किसके नीचे प्रेजेंट है, ये म्यूकोसा के नीचे है। इसको स्तर नहीं माना जाता और ये सारी की कोशिकाएं इस प्रकार यहाँ पर फिलअप होती हैं, जैसे ये कोशिकाएं बनी होती हैं। इसको कहा जाता है स्तरित शल की उपकला परत, ठीक है। तो ये 5 तरह की परतें हैं जो अपने को पढ़नी है किसके बारे में, ग्रसिका के बारे में। इनके बारे में एक एक दो दो बातें हैं अपनी जो बुक के अकॉर्डिंग वही जैसे सी आपको बताई गई है वो याद रखनी है। फिर से एक बार सुनिए। सबसे बाहर की ओर पहला स्तर जो लिखोगे सिरोसा, तो इसमें आप लिख सकते हो कि वास्तविक सिरोसा जो है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ स्योंजी उत्तक की परत पाई जाती है जिसको ट्यूनिका एडवेंटेशिया कहते हैं, ओके। सेकंड नंबर पर पेशी स्तर, तो पेशी स्तर 2 भागों में बटा होता है, बाहर की ओर अनुलंब पेशी स्तर और अंदर की ओर वर्तुल पेशी स्तर, ठीक है। तीसरे नंबर पर लिखोगे सब म्यूकोसा, तो इसमें लिख सकते हो कि सब म्यूकोसा में रक्तवाहिनियाँ, लसिका स्थल, तंत्रिका तंतु और श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद 4th नंबर पर मस्कुलेरिस म्यूकोसा, इसके अंदर आप सिर्फ लिख सकते हो कि उन दोनों के बीच, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के बीच में पाई जाती है। ये खुद भी 3 की बनी होती है, ये लिखना कोई इसमें ज़रूरी नहीं है इतना, आप आगे जब स्टमक वाली करोगे तो उसमें आ जाएगा ये। उसके बाद फिर होती है म्यूकोसा, श्लेष्मा ग्रंथियाँ इसमें प्रेजेंट हो सकती हैं जो श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, गॉबलेट सेल्स बोलते हैं उनको। ये जो कोशिकाएं दिख रही हैं इसमें बनी हुई, इनमें प्रेजेंट होती हैं, इनको कहा जाता है गॉबलेट सेल्स, कलश कोशिकाएं। और ये किसका स्त्राव करती है, श्लेष्मा का स्त्राव करती है, म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती हैं। और इसके नीचे पाया जाता है स्तरित शल की उपकला उत्तक की बनी हुई, ठीक है। तो ये जो बातें बताई गई ये थी किसके बारे में, ग्रसिका के बारे में। आपको ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, क्योंकि अपनी बुक में नहीं बना हुआ, अपने बुक में सिर्फ जो डायग्राम बना हुआ है हिस्टोलॉजी का वो अपने को पढ़ना है, छोटी आंत का, बाकी का अपने को नहीं पढ़ना। लेकिन डायग्राम से क्या है कि बायोलॉजी है ही डायग्राम पर डिपेंड भाई। अगर आप डायग्राम बनाना सीख गए, वो सारी स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में फिर अपने दिमाग में एक उसकी इमेज बन जाती है, तो अपने उसको कभी भी भूलते नहीं। इसलिए मैंने आपको जो आज का टॉपिक है ये डायग्राम के थ्रू करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रसिका से भोजन जो है वो अमाशय में पहुँचेगा। अब देखिए अमाशय के बारे में जो जो बातें अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहला, अमाशय जो है वो 4 भाग होते हैं अमाशय के। पहली बात, ये जो संरचना दिख रही है ये ग्रसिका है और यहाँ से ये जो है ये शुरू हो रही है छोटी आंत, और छोटी आंत का पहला भाग होता है ड्यूडेनम या ग्रहणी। तो यहाँ से लेकर इस वाले पार्ट से यहाँ तक का जो पार्ट है ये किसका है, अमाशय का है, ठीक है। तो एक तो जे आकृति का माना जाता है कि ये जे आकृति का होता है, इस प्रकार थोड़ा जे की शेप में बना होता है। पहली बात, इसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जहाँ से ग्रसिका से भोजन इसमें प्रवेश करता है उस भाग को कहा जाता है कॉर्डियक भाग। ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है कॉर्डियक भाग। फिर इसका ऊपर की ओर उभरा हुआ जो भाग होता है ये वाला, इसको कहा जाता है फंडिक भाग या फंडस बोलते हैं। फिर इसका ब्रॉड जो चौड़ा क्षेत्र होता है ये वाला, इसको कहा जाता है बॉडी या काय। फंडिक और बॉडी का भाग जो है ये कुल अमाशय का लगभग 80% पार्ट बनाते हैं, ठीक है। इनके बारे में क्या क्या खास है वो अपने एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर अमाशय का जो अंतिम भाग है वो कहलाता है पाइलोरिक भाग। तो अमाशय के कुल कितने भाग हुए, 4। कुछ बुक्स में 3 दिए हो सकते हैं भाई, ये इस बॉडी काय को काउंट नहीं करते वो, लेकिन 4 भाग अपने को पढ़ने हैं। जहाँ से भोजन प्रवेश करता है वो कॉर्डियक भाग है, थोड़ा ऊपर का जो उभरा हुआ भाग होता है उसको फंडिक बोलते हैं, चौड़ा भाग जो है उसको बॉडी या काय कहा जाता है, और सबसे अंतिम भाग जो है वो क्या कहलाता है, पाइलोरिक कहलाता है। अब अपने जानते हैं कि सबसे पहली बात, इन सभी भागों के अगर कामों की बात करें अपने, तो कॉर्डियक भाग वो होता है जहाँ से ग्रसिका से भोजन जो है अमाशय में प्रवेश करता है, वो भाग क्या कहलाता है, कॉर्डियक भाग कहलाता है। सेकंड, फंडिक और बॉडी या काय जिसको बोलते हैं, यहाँ पर जब आप इसकी भित्ति की बात करेंगे, इस भित्ति में कोशिकाएं देखेंगे तो इसकी भित्ति में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके द्वारा
पाचक रसों का स्त्राव करने वाली ग्रंथियां, यानी कि जठर ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, जठर रस का स्त्राव करेंगी, और उनमें जो कोशिकाएं जो जठर रस का स्त्राव करती है वो कौन से भाग में प्रेजेंट होती हैं? फंडिक और बॉडी भाग की भित्तियों में पाई जाती हैं। ये अपने आगे अभी डिस्कस करेंगे। अंतिम भाग जो है वो पाइलोरिक कहलाता है, और पाइलोरिक भाग की जो भित्ति होती है इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो मुख्यतः कौन सी होती हैं? श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्राव करने वाली होती हैं। तो जठर रस का स्त्राव करने वाली जो कोशिकाएं हैं वो तो पाई जाती हैं फंडिक और बॉडी वाले पार्ट में, और श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली जो ग्रंथियां या कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं किसमें? पाइलोरिक भाग में। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपने जानते हैं कि जब भोजन ग्रसनी से ग्रसिका में आया और ग्रसिका से प्रवेश करेगा किसके अंदर? अमाशय के अंदर, तो कहीं ये भोजन अमाशय से वापस किस में ना चला जाए? ग्रसिका में ना चला जाए, क्योंकि भोजन को 3 से 4 या 4 से 5 घंटे भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिलता है, तो रुकना अमाशय में जरूरी है तब कि ताकि उसका क्या हो सके? डाइजेशन हो सके, पाचन हो सके। तो यहाँ पर एक संरचना प्रेजेंट होती है ग्रसिका और अमाशय के। ये कॉर्डियक वाला जो भाग है यहाँ पर, इसको कहा जाता है कॉर्डियक संफिक्टर या कॉर्डियक संकोचक। ये कॉर्डियक संकोचक नामक जो संरचना है ये ऊपर से नीचे तो भोजन को आने देती है, लेकिन नीचे से वापस ऊपर भोजन को नहीं जाने देती। तो भोजन को वापस ग्रास नाल में जाने से रोकने वाली संरचना जो है वो कहलाती है कॉर्डियक संकोचक। अब नाम इजीली याद हो जाएगा क्योंकि ये कॉर्डिक भाग के पास प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो गया? कॉर्डियक संकोचक या कॉर्डियक संफिक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर अगली बात, 2 बातें यहाँ पर याद रखनी है अपने को। पाइलोरिक भाग से भोजन जाता है छोटी आंत में, और पाइलोरिक भाग से जब भोजन छोटी आंत में जाएगा तो एक छिद्र के द्वारा जाएगा। इस छिद्र को कहा जाता है पाइलोरस। पाइलोरिक भाग और छोटी आंत के पहला जो भाग है ग्रहणी ड्यूडेनम, उनके बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिसको कहा जाता है पाइलोरस छिद्र। ठीक है। इस पाइलोरस छिद्र के ऊपर भी एक संकोचक या संफिक्टर पाया जाता है जिसको कहा जाता है पाइलोरिक संफिक्टर या पाइलोरिक संकोचक। अब जैसे ऊपर वाले का काम था वैसे यहाँ काम होगा भाई। जब अमाशय में भोजन का पाचन जितना होना है हो गया होगा तो भोजन जाएगा छोटी आंत में। तो जब भोजन छोटी आंत में तो ये पाइलोरिक संकोचक है उस भोजन को जाने देगा, लेकिन उस भोजन को वापिस अमाशय में आने से रोकेगा ये। इसको कहा जाता है पाइलोरिक संकोचक। तो भोजन को ग्रहणी से वापस अमाशय में आने से रोकने वाली जो संरचना है वो कहलाती है पाइलोरिक संफिक्टर या पाइलोरिक संकोचक। तो ये बातें जो आपको बताई गई है ये है अमाशय की संरचना के बारे में। ठीक है। एक एक करके मैंने आपको सारी की सारी बातें जो है वो डायग्राम में नोट कर दी है। आप इसको इजीली अब थ्योरी के रूप में लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि अमाशय के 4 भाग हैं, कॉर्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। कॉर्डिक का क्या काम है? फंडिक, बॉडी जो है इनके बारे में बता दिया कि इनकी भित्ति में जठरस का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी। पाइलोरिक भाग जो है, पाइलोरिक भाग में भी, पाइलोरिक भाग को भी आप ये कह सकते हो, ये जो भाग है इसको पाइलोरिक एंट्रम कहा जाता है। लेकिन अपने इतने डिटेल में नहीं जाना, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि पश्च भाग जो है अमाशय का वो पाइलोरिक कहलाता है, जो एक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। उस छिद्र को कहा जाता है पाइलोरस। बिल्कुल मिलता जुलता ही नाम है इसका, पाइलोरस। और इस पाइलोरस पर एक संफिक्टर या संकोचक पाया जाता है जो ग्रहणी से वापस अमाशय में भोजन को आने से रोकता है। उसको कहा जाता है पाइलोरिक संकोचक या पाइलोरिक संफिक्टर। ओके। अब देखते हैं अपने हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक, अमाशय की औतिकी। देखिए यहाँ फिर वही बात कि अपने को डायग्राम अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बनाना, अपने सिर्फ जो स्ट्रक्चर्स है डायग्राम से रिलेटेड जो थ्योरी में काम आनी है अपने लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसको अगर आप डायग्राम से याद करोगे तो फिर आप कभी भी उसको भूलोगे नहीं। एक बार अगर याद कर लोगे तो फिर इजीली आपको बार बार इसको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहली बात, 5 स्तरों के नाम याद कीजिए जो मैंने बताए थे। सबसे बाहर की ओर कौन सा था? शिरोसा। सेकेंड नंबर पर कौन सा था? पेशी स्तर, जिसको अपने मसल लेयर बोलते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पर कौन सा था? सब म्यूकोसा, अदय श्लेष्मिका बोलते हैं। 4th नंबर पर कौन सा था? श्लेष्मिका पेशी स्तर, जिसको अपने बोला था मस्कुलेरिस म्यूकोसा। और 5th नंबर पर कौन सा था? म्यूकोसा या श्लेष्मा स्तर। इसमें भी ये 5 के 5 प्रेजेंट होंगे। और क्या क्या खास बात है हर एक की, देखिए। सबसे पहली बात, सबसे बाहर की ओर पाया जाता है विसरल पेरिटोनियम, और उसके नीचे होती है स्योंजी की परत, और जिसको कहा जाता है क्या? सिरोसा। तो ये सबसे बाहरी परत है। वास्तविक विसरल पेरिटोनियम या सिरोसा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे ग्रसिका में तो सिर्फ क्या था? सिर्फ स्योंजी की परत थी। यहाँ पर विसरल पेरिटोनियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद फिर नीचे 2 नंबर पर प्रेजेंट होता है भाई
पेशी स्तर मसल लेयर। मैंने आपको बताया था कि चाहे आप ग्रसिका की पढ़ोगे, चाहे छोटी आंत की पढ़ोगे, चाहे बड़ी आंत की पढ़ोगे, उनका जो पेशी स्तर है वो सिर्फ और सिर्फ 2 स्तरों में बटा होता है, जबकि अमाशय का जो पेशी स्तर है वो 3 स्तरों में बटा होता है, जिसमें एक त्रिक पेशी तंतु या त्रिक पेशी स्तर और पाया जाता है। सबसे बाहर की ओर कौन सा हुआ? पहले वाले की तरह अनुलंब पेशी स्तर, बीच में वर्तुल पेशी स्तर और नीचे होता है त्रिक पेशी स्तर। ठीक है, तो इसका पेशी स्तर 3 भागों में बंटा होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर इसकी औतिकी में बात करें तो सब म्यूकोसा या अधः श्लेष्मा जिसको बोलते हैं। अब सब म्यूकोसा में इसमें आपको 2 संरचनाएं ध्यान रखनी है। आपको सीधा सीधा याद रखना है कि इसका जो सब म्यूकोसा या अधः श्लेष्मिका परत होती है उसके अंदर एक तो तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं और एक क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर उसके नीचे स्तर जो पाया जाता है उसको कहा जाता है श्लेष्मिका पेशी स्तर, या इसको बोलते हैं मस्कुलेरिस म्यूकोसा। तो मस्कुलेरिस म्यूकोसा जो है ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये खुद भी 3 स्तरों का बना होता है। सबसे बाहर की ओर इसमें पाया जाता है वर्तुल पेशी स्तर, बीच में पाया जाता है अनुलंब पेशी स्तर और नीचे फिर पाया जाता है वर्तुल पेशी स्तर। इस वाले को बाहरी वर्तुल पेशी स्तर बोलते हैं, इस वाले को आंतरिक वर्तुल पेशी स्तर कहा जाता है। और तीनों जो स्तर हैं वो किसके हैं? मस्कुलेरिस म्यूकोसा या श्लेष्मिका पेशी स्तर के। ठीक है, उसके नीचे की जो एपिथेलियम है भाई वो इस प्रकार फोल्ड होके इस प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं और इस परत को कहा जाता है म्यूकोसा परत है, ये श्लेष्मा स्तर है। और इस श्लेष्मा स्तर में अब यहाँ पर खास बात, ये जो श्लेष्मा स्तर है अगर आप इसको देख रहे होगे कॉर्डियक भाग में या पाइलोरिक भाग में, क्योंकि ये कॉर्डिक भाग में भी ऐसी संरचना, कॉर्डिक भाग की जो भित्ति है वहाँ पर भी आपको ऐसी संरचना मिलेगी। सेकंड नंबर फंडस भाग में भी आपको यही संरचनाएं मिलेंगी। तीसरे नंबर पर बॉडी वाले पार्ट में भी यही भित्ति में संरचना मिलेंगी और पाइलोरिक भाग की भित्ति उसमें भी यही संरचनाएं मिलेंगी। अगर बात करें कॉर्डियक भाग की, अगर बात करें पाइलोरिक भाग की, तो वहाँ पर ये जो म्यूकोसा लेयर होगी उसमें सिर्फ श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं यानी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगी, कलश कोशिकाएं पाई जाएंगी। लेकिन जब अपने इसी लेयर को देखेंगे किसमें? फंडिक भाग में या दूसरे नंबर पर जो बॉडी या काय वाला भाग है उसमें देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी ये जो ग्रंथियाँ हैं इसकी, इसमें बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी जो जठर रस का या दूसरे प्रकार के जो सिक्रेशन हैं उनसे रिलेटेड होंगी। अब उनको अपने एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ तो अपने को सिर्फ क्या दिख रहा है कि ये एक फोल्ड हैं और जिसको अपने श्लेष्मा स्तर या म्यूकोसा बोला है और इसमें जठर ग्रंथियाँ जो है प्रेजेंट होती हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर अपने इतनी संरचना को उठा लें यहाँ से, जो थोड़ी सी इससे और कम कर लीजिए, चाहे कहीं से भी अपने को स्ट्रक्चर्स को उठा लें, तो अपने को तो मेनली क्या देखना है कि ये जो कोशिकाएं बीच में दिख रही हैं आपको बनी हुई, ये कैसी कैसी हैं और कौन कौन से सिक्रेशन करती हैं, क्या क्या इनके नाम हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ से आप कोई भी किसी सेक्शन को उठाओ तो आपको जो संरचना दिखाई देंगी वो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। कौन कौन सी इसमें कोशिकाएँ प्रेजेंट होंगी? ये जो अपने पढ़ रहे हैं, ये वाली जो कोशिकाएँ सारी की सारी देख रहे हैं, ये पाई जाती है कॉर्डियक भाग की फंडिक भाग की म्यूकोसा में और एक बॉडी वाला जो पार्ट है, काय वाला जो पार्ट है उसकी म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इनको मैंने अलग अलग कलर से बनाने का भी कोशिश की है आपको इजीली थोड़ा दिख सके। देखो, सबसे पहले जहाँ से ये शुरू होता है ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, यहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को कहा जाता है म्यूकस नेक सेल या हिंदी में इनको बोलते हैं श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। अब ये श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं जो हैं ये किसका स्त्राव करेंगी भाई? नाम से ही पता लग रहा है आपको, ये किसके स्त्राव से संबंधित होती हैं? ये श्लेष्मा के स्त्राव से संबंधित होती हैं, यानी कि ये श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी भित्ति में ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही हैं, थोड़ा डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है त्रिकोणाकार, ये वाला यहाँ बहुत जगह बनी हुई है, ये रही, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें बीच बीच में प्रेजेंट हैं, इनको कहा जाता है पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल भी बोलते हैं इनको, इनका और भी नाम है, इनको भित्तीय कोशिकाएं बोलते हैं हिंदी में। इनका एक और नाम है वेरी इंपॉर्टेंट, इनको ऑक्जेंटिक कोशिकाएं बोलते हैं। तो 3 नाम हुए, एक तो पेराइटल कोशिका हुई, दूसरा इसको हिंदी में बोलें तो भित्तीय कोशिका बोलते हैं, और थर्ड इनको कहा जाता है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक सेल्स। काम वेरी इंपॉर्टेंट, अपने लिए ये 2 इंपॉर्टेंट है +2 के अकॉर्डिंग, बाकी मैंने लिखा है ज़रूर,
ये भी आपको कहीं ना कहीं काम देंगी भाई, लेकिन अपने लिए ये दो संरचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। पैराइटल सेल या वित्तीय कोशिका या ऑक्जेंटी कोशिका, ये क्या करती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्राव करती हैं। हमारे आमाशय में जब भोजन जाता है तो HCl का स्राव करने वाली कोशिकाएं जो हैं वो पैराइटल सेल या वित्तीय कोशिका या ऑक्जेंटी कोशिका। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में भाई, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं का क्या कार्य है? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं का कार्य है HCl का स्राव करना, और यही HCl जो है वो भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है हमारे स्टमक के अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर पर। उसके बाद ये आमाशय में जो म्यूकोसा की लेयर है, इसमें आपको बहुत सारी कोशिकाएं, ये जो बीच बीच में पड़ी हुई है, इनको कहा जाता है चीफ सेल्स, या इनका एक और भी नाम है, इनको मुख्य कोशिकाएं बोलते हैं हिंदी में। चीफ को मुख्य होता है तो मुख्य कोशिकाएं। साथ ही साथ इनका एक और नाम है, इनको कहा जाता है जाइमोजन कोशिकाएं, जाइमोजन सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जाइमोजन सेल्स जो हैं ये स्राव करती हैं पेप्सिनोजन का, और एक ये स्राव करती हैं प्रोरेनिन का। तो ये दोनों जो हैं पेप्सिनोजन प्रोरेनिन जो हैं, ये दोनों एंजाइम है। इनके काम क्या है, किस फॉर्म में ये एक्टिव होते हैं, ये जब अपने पाचन की क्रियाविधि करेंगे तब। अपने लिए सिर्फ यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का स्राव करने वाली आमाशय के अंदर कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो कौन सी कोशिकाएं हैं? मुख्य कोशिकाएं, या उनको कहा जाता है चीफ सेल्स, या उनको कहा जाता है जाइमोजन कोशिकाएं। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो इतना ही +2 में। ठीक है, एक ये म्यूकस नेक सेल ध्यान रख लेना, ये श्लेष्मा का स्राव करती हैं, और यहाँ पर बीच बीच में इनके कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनको गॉबलेट सेल्स या कल्स कोशिकाएं बोलते हैं, और वो भी किसका स्राव करती हैं? श्लेष्मा का स्राव करती हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा अब जो पॉइंट आपके लिए अगर आप याद करना चाहो तो देखिए, इसी म्यूकोसा लेयर में ये बाहर की ओर जो ब्लू कलर से बनी हुई है, ये वाली यहाँ ये बनी हुई है, इनको कहा जाता है डी सेल्स। काम क्या है वो भी बताएंगे। ये ग्रीन कलर की जो बाहर की ओर दिख रही हैं कोशिकाएं, इनको कहा जाता है ECL, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स बोलते हैं इनको, एंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स। और ये जो रेड कलर में नीचे दिख रही हैं, यहाँ पर भी बनाई हुई है और यहाँ पर भी कुछ कोशिकाएं, इनको कहा जाता है G सेल्स। और इन तीनों कोशिकाओं को मिलाकर कहा जाता है अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। ये तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? अर्जेंटाफिन कोशिकाएं। तो अर्जेंटाफिन कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं म्यूकोसा लेयर में, जो 3 तरह की होती है। डी सेल्स होती हैं, ECL एंटेरोक्रोमेफिन कोशिकाएं होती हैं, और G सेल गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती हैं ये। अब देखिए तीनों के काम सुन लीजिए। ये याद करना चाहो तो आपकी इच्छा है, लिखना चाहो तो, बाकी अपने +2 के लेवल में इतना आपको याद, चाहे ना भी करोगे तो ठीक है। ठीक है, देखिए डी सेल जो हैं ये सोमेटोस्टेनिन का स्राव करती है। सोमेटोस्टेनिन क्या करेगा? ये वाली कोशिकाएं जो हार्मोन्स छोड़ेंगी उनको ये संदमित, उनको ये इनहिबिट करने का काम करेगा, क्योंकि हार्मोन्स जो हैं वो कहीं ज़्यादा एक्टिव होकर काम खराब ना कर दें यहाँ पर, तो उनको इनहिबिट काम करने का काम जो है वो सोमेटोस्टेनिन करता है। ECL जो है ये 2 तरह के सिक्रेशन करेंगी, एक तो ये सेरोटोनिन का स्राव करेगी। ECL जो है ये 2 तरह के स्राव करती है, एक तो ये स्राव करती है सेरोटोनिन का, और दूसरा ये स्राव करेगी हिस्टामिन का। सेरोटोनिन वही सेरोटोनिन है जिसको मूड हार्मोन भी कहते हैं। तो मूड हार्मोन है तो ये हमारी रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का काम करता है, और संकुचित करने से ब्लड जो है वो जल्दी क्या होगा? सप्लाई होगा सभी भागों में, और ब्लड जल्दी जाएगा तो ऑक्सीजन जल्दी पहुंचेगी, न्यूट्रिशन जल्दी पहुंचेंगे, न्यूट्रिएंट जितने भी हैं, तो मूड जो है वो वैसे ही नॉर्मली अच्छा हो जाएगा। तो सेरोटोनिन जो है ये एक तो रक्त वाहिनियों को संकुचित करने का काम करेगा, जबकि हिस्टामिन जो है वो यहाँ की रक्त वाहिनियों को शिथिल करने का, यानी वापस रिलैक्सेशन करने का उसको काम करेगा, रुधिर वाहिनियों को फैलाने का काम करेगा ये। ठीक है, वो संकुचित करने का करेगा और ये फैलाने का करेगा। उसके बाद G सेल ये गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती है, और गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो इन कोशिकाओं से, ये जो चीफ सेल्स हैं, इनसे जठर रस को स्राव करने, ताकि उनमें ये एंजाइम वगैरह जो आ सकें, तो ये गैस्ट्रिन हार्मोन जठर रस को निकलवाने का काम करता है। ठीक है, तो ये आप नीचे वाला याद रखना चाहो तो आपकी इच्छा है भाई, नहीं तो अपने तो मेनली जो है वो 2-3 बातें याद रखनी है इसके बारे में, म्यूकोसा के बारे में, कि म्यूकोसा लेयर के अंदर पैराइटल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसी के अंदर चीफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पैराइटल सेल्स जो हैं
उनका दूसरा नाम दोनों याद रखने हैं, बीतीय कोशिका बोलते हैं इनको, ऑक्जेंटिक कोशिका बोलते हैं, और ये HCl का स्राव करती हैं। चीफ सेल्स इनको मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका बोलते हैं, ये पेप्सिनोजिन और प्रोरेनिन का स्राव करती हैं। तो ये जो जितनी बातें बताएगी आपको, ये थी अपनी स्टमक की औत्तिकी के बारे में। फिर से एक बार सुन लीजिए। 5 लेयर अपने पड़ी हैं मेनली। सबसे बाहर की ओर सिरोसा है, उसके बाद नीचे पेशी स्तर है जो खुद 3 भागों में बटा होता है। सिर्फ अमाशय में 3 स्तर पाए जाएंगे, बाकी में सिर्फ अनुलंब और वर्तुल पाए जाएंगे। तीसरे नंबर पर सबम्यूकोसा है जिसमें तंत्रिका तंतु और रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद मस्कुलेरिस म्यूकोसा श्लेष्मिका पेशी स्तर है। ये आपको बुक्स में लिखा हुआ नहीं मिलता भाई, बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो फिर कहीं कमेंट करके बार बार मत पूछना कि ये लेयर कहाँ से आई। ये प्रेजेंट होती है इन दोनों के बीच में। और नीचे जो है ये वलन के रूप में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं अपने, इसके फोल्डेड पाए जाते हैं, उसको कहा जाता है अपने म्यूकोसा। और इस म्यूकोसा के जो फोल्ड हैं इनमें जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं वो कोशिकाएँ पाई जाती हैं जो जठरस के स्राव से संबंधित होती हैं, जो एंजाइम्स हार्मोन वगैरह सिक्रिएट करती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनमें अपने सभी के नाम देखे, जिसमें ये हैं इतने प्रकार की, मेनली 4 प्रकार की हैं ये अपने पास। म्यूकोसा नेक सेल है, पैराइटल सेल है, चीफ सेल है और अर्जेंटाफिन। और अर्जेंटाफिन आगे फिर 3 प्रकार की, साथ ही साथ यहाँ कुछ गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी अपने ईसोफेगस और स्टमक, इन दोनों से रिलेटेड जितनी भी बातें थी, इन बातों को आप एज इट चाहे डायग्राम से नोट कर लेना, एग्जाम में आता है तो इसको आप थ्योरी की फॉर्म में इजीली ऐसे ही लिख सकते हो और डायग्राम से समझा दोगे भाई अगर आप एग्ज़ाम के अंदर, तो फिर उसका अलग इम्प्रेशन है। ये आप भी जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो डायग्राम पर ही है। अगर डायग्राम आपको अच्छा बनाना आता है, आप डायग्राम के थ्रू चीज़ें समझा सकते हो, तो थ्योरी लिखने की कोई आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे चारों करनी थी अपने आज, छोटी आंत बड़ी आंत भी साथ में करना था, लेकिन फिर पहले आप इनको पढ़िए, फिर ही आपको छोटी आंत में और भी ज़्यादा जो है वो कम्प्लेक्स है काम, बहुत सारी वहाँ पर संरचनाएं हैं। अगर आप ये इनको अच्छी तरह से थोड़ा भी समझ लोगे एक बार, तो फिर वो आपको थोड़ा इजीली जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।